हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी सेकेंड ईयर के एक खास वीडियो में। खास इसलिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, एक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का और दूसरा है मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल 2 का। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों से एक एक प्रश्न लिए हैं क्योंकि जानते हैं आज फ्राइडे है और फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन जो है दोनों सब्जेक्ट से एक एक प्रश्न लेंगे ताकि प्रश्न हम लोग को आगे बढ़े और जो है सिलेबस अच्छा से समाप्त हो, इसलिए पढ़ना आप लोग को ज़रूरी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, समाज आसानी से देखिएगा। मैं बता दूंगा कि कौन सा प्रश्न किसका है और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि यह जो है आपको कौन से चैप्टर का है। ठीक है, जो कि हम पढ़ा रहे हैं यूनिट वाइज ही। तो देखिए, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 और 2 जीएनएम सेकेंड ईयर, इसमें हम कोई नंबर नहीं दिए हैं क्योंकि दोनों से एक एक प्रश्न है, तो नंबर नहीं दिए हैं, सीधा आपको यह वीडियो पढ़ना है। ठीक है, चलिए। सीरियली जो वीडियो है वह आपके जो चल रहा है 4 दिन सब्जेक्ट, 4 दिन जो चलता है एक एक सब्जेक्ट का, उसमें सीरियली आता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों से MSN 1 और MSN 2 से एक एक प्रश्न लिए हैं, इसलिए आपको सीरियल नहीं दिया गया है वीडियो का। ठीक है, चलिए। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न आपको समझना है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, यानी आंतरीय अवरोध क्या होता है, इसके कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्रबंध, सब चीज़ हमको बताना है। कह रहा है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है माय डियर, इसके सिम्टम्स, इसके डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, कॉज, सब चीज़ हमको बताना है। और यह क्वेश्चन जो है मोस्ट VVI बनता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट VVI होता है। ठीक है, देखिए आपको एक वर्ड आ रहा है आंतरीय अवरोध। आंतरीय अवरोध का मतलब होता है आंत में अवरोध होना, रुकावट आना। ठीक है, आंतरीय अवरोध यह एक असमान स्थिति है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, हमें कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं पता है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, विकार के बारे में। ठीक है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। यह MSN 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, यह कौन सा है, MSN 1 का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, अब यही प्रश्न आपको चाइल्ड हेल्थ में भी जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो चाइल्ड हेल्थ में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब हम यहाँ पढ़ लेंगे तो एक ही क्वेश्चन को सब लोग पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो नहीं ज़रूरत है, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। कहता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है माय डियर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है आंत में रुकावट, आंत में अवरोध आना, मतलब रुकावट आना। यह एक असमान स्थिति है। जब ऐसा किसी व्यक्ति में होता है कि उसका छोटी आंत या बड़ी आंत किसी में अगर रुकावट आने लगता है, अवरोध होने लगता है, तो उस स्थिति को असमान स्थिति कहते हैं, वह समान नहीं होता है। ठीक है, जिसमें आंतरीय मार्ग मतलब आंत के कोई भी मार्ग आंशिक या पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। ठीक है, एवं पाचन पदार्थ प्रवाह जो है अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, गैस पाचन, ठीक है, तरल जो है अवरुद्ध हो जाता है आपके आंत के द्वारा आगे जाने में। ठीक है, जैसे आपको बता दें, आप लोग देखते होइएगा बहुत सारे सिचुएशन में कहा जाता है कि आंत फंस गया है। ठीक है, तो आंत फंसने से भी जो है आपके क्या हो, मान गए कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है, बहुत अपने शरीर को हिला डुला के इधर से उधर एकदम कर लेता है, तो उस स्थिति में आंत जो है अगर अपने जगह से हट जाएगा तो वह आंत आपस में फंस जाता है, उलझ जाता है, जिससे वह क्या होता है, आपको वहाँ पे रस्सी टाइप के जो है बंधन लग जाता है, फंस जाता है और उसमें रुकावट आने लगता है। ठीक है, चूँकि हमारा आंत बिल्कुल एक नली है। ठीक है, नली है, उस नली में अगर मान गए रुकावट आएगा किसी न किसी कारण से, चाहे वो आंत आपस में उलझ जाए, फंस जाए, ठीक है, या फिर कोई और चीज़ का उसमें जो है अननेसेसरी चीज़ जाकर उसमें बैठ जाए, फंस जाए। ठीक है, तो ये सब कारण जो है क्या होता है आपको इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होने का होता है। ठीक है, कोई मोटा पदार्थ हम निकल गए, जैसे प्लास्टिक तो गलता नहीं है, अब प्लास्टिक निकल जाने के बाद क्या होगा कि वो हमारे पेट के जरिए आंत में ही जाएगा। अब आंत में जाएगा, आंत में मान गए फंस जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पे रुकावट पैदा करने लगेगा। तो यही इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अवरुद्ध होता है। अब जब आंत आपका अवरुद्ध हो जाएगा, आंत का कोई भी भाग जो है अवरुद्ध हो जाएगा, रुकावट आ जाएगा, तो आगे आपको जो है आपके पाचन पदार्थ को आगे नहीं भेजेगा, चाहे वो तरल हो, चाहे कोई भोजन हो, ठीक है, या फिर गैस के रूप में जो बाहर निकलता है हम लोग को हवा, वह हवा को भी नहीं निकलने देगा, क्योंकि पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो सकता है या हल्का फल्का भी अवरुद्ध हो सकता है। तो ये सारे चीज़ जो है कंडीशन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है,
चीज़ें को समझ गए। अब जब कोई चीज़ में अवरोध आ जाए, रुकावट आ जाए, एक नली में कोई चीज़ फंस जाए तो वह नली के द्वारा आगे कोई पदार्थ नहीं जा पाएगा। सेम सिचुएशन जो है आपके ये आंत के में भी होता है कि अगर आंत में कोई अवरोध हो जाए किसी भी कारण से, कारण आगे देखेंगे, तो आंत में अवरोध आने से, आंत के मार्ग में अवरोध आने से यह आंशिक या तो थोड़ा मोड़ा भी अवरोध हो सकता है या कंप्लीट रूप से भी जो है यह जाम हो सकता है, अवरोध हो सकता है, दोनों कंडीशन है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा अगर आंशिक रूप से अवरोध होगा तो इसमें आप जो है थोड़ा मोड़ा कोशिश करके दवाई वगैरह हो या थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके ठीक हो सकता है। लेकिन अगर कंप्लीट रूप से अगर आपका आंत अगर फंस जाता है या किसी और कारण से कंप्लीट रूप से आंत आपका फंस जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, पदार्थ जो है, जो भोजन वाला पदार्थ है आगे नहीं जा पाता है, तो यही क्या होता है, आपका सर्जरी करना पड़ता है। सर्जरी करके आंत को सही करना पड़ता है। ठीक है, तो माय डियर आपको पता होना चाहिए कि अब ये जो आंत जो हो, तो आंत में जो अवरुद्ध होगा, छोटी आंत में भी हो सकता है, बड़ी आंत में भी होगा। अगर मानिए छोटी आंत में अवरुद्ध अगर हो जाता है तो छोटी आंत में चूँकि हमारे पेट से हल्का फल्का पचा हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है। अब छोटी आंत में अवरुद्ध हो जाएगा तो आपके जो पाचन पदार्थ है वह आमाशय से छोटी आंत में तो जाएगा, तो लेकिन छोटी आंत में जहाँ जिस जगह पर अवरुद्ध रहेगा वहाँ जाकर रुक जाएगा, यानी उससे आगे नहीं जा पाएगा, आंत के मार्ग में अवरुद्ध हो जाएगा। अब मान के छोटी आंत ठीक है, लेकिन बड़ी आंत जो है कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है, जाम हो गया है, तो छोटी आंत तक आपका भोजन जाएगा, बड़ी आंत तक भी जहाँ तक अवरुद्ध नहीं है वहाँ तक जाएगा, और जहाँ अवरुद्ध है वहाँ पे जाके रुक सा जाएगा, थम सा जाएगा। और इस कंडीशन में अगर आप खाते जाएंगे और भोजन पचने के बाद आंत में ही जाता है, छोटी आंत फिर बड़ी आंत में, और इस कंडीशन में आप खाते जाएंगे और आपका भोजन आगे नहीं जा पाएगा अवरुद्ध के कारण, तो वही जो है आंत फट जाता है, समझ गए, जिससे व्यक्ति का डेथ भी हो जाता है। तो ये जो है यही हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया। ठीक है, आगे चलिए। अब कारण में देखिए यह किस कारण से हो सकता है, ठीक है ना, यह किन कारणों से मैंने आपको पहले ही बता दिया। आंतरीय अवरोध, अब यहाँ पे ये नहीं करा है कि बड़ी आंत में कि छोटी आंत में, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि यह छोटी या बड़ी आंत किसी में भी हो सकता है, आंत में रुकावट। ठीक है, जाहिर सी बातें हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं तो देख लीजिए, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे आपको कोलीसाइटिस होता है। ठीक है, बड़ी आंत में संक्रमण भी कारण बन सकता है। ठीक है, हर्निया भी इसका कारण हो सकता है, समझ गए ना। हर्निया चूँकि मान गए आपके बॉडी में अगर हर्निया बढ़ जाता है तो आंतों पर प्रेशर डालेगा, आंत को दबा देगा। अब जब आंत को दबा देगा तो क्या होगा कि आगे भोजन जो है नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होता। मानिए हमारा पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, इस पाइप के द्वारा हम कोई चीज़ भेज रहे हैं, लेकिन हम इस इधर साइड और इधर दोनों को आपस में दबा देंगे, चाहे इधर से कोई चीज़ प्रेशर मार के इसे जो है इधर दबा देंगे तो इधर के भोजन इसमें जा पाएगा, क्योंकि दबने से यह सट जाएगा इसमें, तो भोजन तो आगे जा नहीं पाएगा। तो ही हर्निया में होता है कि हर्निया का कोई अंग जो है अपने जगह से हट के आंत पर दबाव डाल देगा, तो यह भी कारण पड़ेगा। मोटा पदार्थ निगल लेना, जैसे सिक्का, साबुत फल आदि। अब कुछ आप ऐसे पदार्थ निगल लेते हैं जो बिल्कुल पचने वाला हो ही नहीं, हमारे आमाशय में जाने के बाद वो पचता ही नहीं हो, जैसे सिक्का, साबुत फल सीधा गटक लिए अंदर सौंसे, ठीक है ना, सीधा के सीधा। तो यह मोटा पदार्थ निगलने से भी जो है आपके आंत में जाके फंस सकता है। कोई ऐसा कैंसर जैसे कोलोन कैंसर होता है, ठीक है, आमाशय का कैंसर होता है, तो ये सब जो है कैंसर भी कारण बन सकता है आपके ये होने का। इंटेस्टाइनल स्टेनोसिस मतलब आंतरीय संकुचन। अब आंत में किसी कारण से मान गए उसमें संकुचन आ गया है, स्टेनोसिस आ गया है, सिकुड़ना आ गया है, तो उस स्थिति में भी जो है आपके यह इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। पेरिटोनियम का पर्दा पेरिटोनाइटिस होता है, आंत का एक भाग दूसरे भाग में प्रवेश करना, यानी आंत जो है आपका वह कोलैप्स कर जाएगा, एक आंत दूसरे भाग में जो है प्रवेश कर जाएगा आंत का। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी जो है आपके ये चीज़ें होते हैं। तो ये सब कारण है, कुछ ज़्यादा कारण है नहीं। बड़ी आंत में संक्रमण हो सकता है, हर्निया हो सकता है, मोटा पदार्थ निगल लेना हो सकता है जैसे सिक्का, साबुत फल, कैंसर हो सकता है आंतों का। ठीक है, इंटेस्टाइनल स्टेनोसिस हो सकता है, मतलब आंतों में संकुचन होना। ठीक है, पेरिटोनियल का पर्दा, आंतों का एक भाग जो है दूसरे भाग में चला जाएगा, तो यह भी कारण हो सकता है। ठीक है, आंतों में चोट लगना, गंभीर चोट लगना भी ये कारण हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको कारण याद रखना है। ठीक है, बस कुछ कारण है नहीं, आप देख लीजिए आपके सामने में है कि क्या क्या कारण, यही कारण तो दिया गया है, याद रखिए।
लक्षण, अब इसका सिम्टम्स देखेंगे। कोई भी बीमारी के जब हम कारण देखते हैं तो उसका सिम्टम्स जरूर देखते हैं। सिम्टम्स में पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। जाहिर सी बातें हैं, आपके आंत में कोई चीज़ फंस जाएगा और भोजन आपका जो है आगे नहीं जा पाएगा उससे, तो दर्द होगा ही होगा पेट में। पेट में करापन, टेंडरनेस भी लगेगा, टाइट रहेगा पेट एकदम फूला हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप भोजन कर रहे हैं, वो भोजन आगे जा ही नहीं रहा है आंत के वहाँ से, तो जमा होगा वहीं पर, तो आंत में करापन, टाइटनेस तो लगेगा ही लगेगा। पेट फूल जाना, वही चीज़ें है, पेट में अफरा, पेट फूलेगा, चूँकि हवा बाहर प्रवेश ही नहीं करेगा, तो जो है फ्लूटेंस या अफरा बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। उदर वायु, जी मत चलना, उल्टी होना, नौसिया एवं वोमिटिंग भी होगा, बिल्कुल सही है। मल त्याग न कर पाना, नो स्टूल पासिंग, मल भी आप जो है नहीं त्याग पाएंगे, ठीक है। कब्ज होगा, धड़कन बढ़ जाएगा, वजन घटने लगेगा, निर्जलीकरण, शरीर में जल की मात्रा कम जाएगा और बेचैनी, रेस्टलेसनेस हो जाएगा। तो ये सब कंडीशन है। समझिए कि अगर आंत किसी का अगर फंस जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो उसमें क्या क्या होगा। चूँकि आंत क्या क्या फंक्शन करता है, तो जैसे ही आंत में आपके रुकावट आएगा तो वो सारे फंक्शन आपके रुक जाएंगे जो आंत करता है, ठीक है। तो आंत क्या करता है? जल के अब्जॉर्प्शन करता है, पाचन की क्रिया करता है, ठीक है, गैस को बाहर निकालता है, बहुत सारे काम कर, मल को त्यागने में भूमिका निभाता है। तो आपको छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के फंक्शन के हिसाब से इसके लक्षण को यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यह दोनों में हो सकता है, छोटी या बड़ी दोनों में जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इसलिए दोनों के हिसाब से लक्षण को आपको लिख देना है, ठीक है, आपके सामने में है। अब जब आप बाथरूम नहीं त्याग पाएंगे, आपका गैस नहीं निकल पाएगा, धड़कन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है ना, वजन घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप भोजन कर नहीं पाइएगा सही से, निर्जलीकरण होगा और बेचैनी होने लगेगा। तो ये सब कुछ लक्षण है, ओके। अब इसके डायग्नोसिस, निदान में क्या होता है, तो निदान में हिस्ट्री लेते हैं कि पहले से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। शारीरिक परीक्षण, फिजिकल का शारीरिक जांच किया जाता है, पेट का एक्सरे करवाते हैं, यूएसजी कराते हैं, लेप्रोस्कोपी करवाते हैं, ठीक है, सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी करवाते हैं, इंडोस्कोपी करवाते हैं, ठीक है। तो यह सब जो है हमारा जाँच होता है, ठीक है। ये सब जाँच जो है आपके महत्वपूर्ण है, ठीक है। सिग्मोइडोस्कोपी, इंडोस्कोपी भी लिख दीजिएगा, ठीक है। एमआरआई, सीटी स्कैन, लेप्रोस्कोपी, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल एक्सरे, शारीरिक जांच और इतिहास लेना। तो ये सारे चीज़ें जांच में जितना हो सके आप लोग लिख दीजिएगा डायग्नोसिस में, ठीक है। रही बात जटिलता की, तो अगर कोई व्यक्ति इसका इलाज नहीं करवाता है, नहीं ध्यान देता है, तो यह इंटेस्टाइनल क्या जटिलता लाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन देख लीजिए। आंतों की रक्त सप्लाई कम, अब मान गए बहुत दिनों से आंत फंसा हुआ है, आंत में रुकावट है, तो आंतों को तो ब्लड चाहिए संकुचन करने के लिए, तो आंतों में ब्लड सप्लाई कम जाएगा। अगर मान गए आंत आपस में फंस गया है, उसमें जो है बंधन लग गया है, इस कारण से, तो बंधन लग गया है तो ब्लड की सप्लाई वो बंधन वाला जगह पर रुक जाएगा, या फिर जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। ब्लड सप्लाई कब होता है? जब हमारे बॉडी को कुछ ना कुछ मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, वहाँ पे चलन हमेशा रहेगा, तब तो ब्लड न मिलेगा ना। पेरिटोनाइटिस होगा, पेरिटोनियम का पर्दा, ठीक है। आंतरीय ऊतक नष्ट होगा, इंटेस्टाइनल नेक्रोसिस, यानी ऊतक जो है आपका क्षतिग्रस्त होने लगेगा आंत का, और आंत जो है आपका फट भी सकता है और लास्ट में मृत्यु भी हो सकता है इस कारण से, ठीक है। तो ये सब कुछ जटिलता है, ये जटिलता को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलिए। अब मेडिकल प्रबंध क्या होगा? मान गए अगर कोई संक्रमण के कारण ऐसा सिचुएशन बन रहा है हल्का फल्का अवरुद्ध होने का, तो उसके लिए हम लोग देते हैं एंटीबायोटिक, जिसमें पिप्रासिलिन होता है और एमिकासिन होता है, और सारे एंटीबायोटिक हो सकता है। अगर पेट में दर्द है, तनाव है, पेट में करापन लग रहा है, तो उसके लिए एनाल्जेसिक दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, चूँकि हम लोग लक्षण में देखे हैं कि दर्द भी होता है। बावल के डीकम्प्रेस करते हैं, डीकम्प्रेस के मतलब दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं कि शायद अगर कोई चीज़ वहाँ पे अटका हो, फंसा हो, तो वह बाहर निकल जाए, ठीक है, तो इसलिए उसे डीकम्प्रेस करते हैं। लेकिन अगर आंत फंस गया होगा अगर, तो कितना भी कंप्रेस कीजिएगा तो वो सही नहीं होगा बिना सर्जरी के। लेकिन कोई चीज़ अगर फंसा हो, अटका हो उसमें, तो डीकम्प्रेस करने से वह अपने जगह से हट जाता है और यह ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो जाता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति के शरीर से निर्जलीकरण होने लगता है, अभी ऊपर देखे हैं लक्षण में। वोमिटिंग रोकने हेतु राइस ट्यूब की सहायता से गैस्ट्रिक कंटेंट्स का ड्रेनेज किया जाता है। अब वोमिटिंग ना हो इसके लिए जो भी
खाद्य पदार्थ अंदर है उसको राइल्स ट्यूब निकाल कर उसे जो है गैस्ट्रिक कंटेंट का ड्रेनेज करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यह सब जो है मेडिकल प्रबंध हो गया। चिकित्सीय प्रबंध में कुछ खास है नहीं। छठा में है रोगी को एनपीओ रखा जाता है, मतलब मुंह के द्वारा कोई भोजन जो है न दिया जाता है। नील पर ओरली, मुंह के द्वारा भोजन नहीं दिया जाता है। इसमें पेशेंट को जब किसी का आंत जो है आंत में अवरुद्ध हो जाता है तो फिर पेशेंट को जो है गैस्ट्रोटोमी या कोलोस्टोमी करके पेशेंट को जो है ट्यूब फीडिंग दिया जाता है, तरल वगैरह। ठीक है, पोषण मुंह से नहीं दिया जाता है, क्योंकि मुंह से चावल रोटी खाएगा तो जाकर जमा होगा, फिर वहीं पर इकट्ठा होगा और वह आगे नहीं जाने देगा, इसलिए तरल चीज़ें देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये सब हो गया कुछ चिकित्सीय प्रबंध। ठीक है ना, अब आता है सर्जिकल प्रबंध। तो माय डियर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि सर्जरी द्वारा जो भी अवरुद्ध वाला पार्ट है आंत के, उसको हटाकर शेष भाग को जोड़ दिया जाता है। और ये सर्जरी लेप्रोटोमी सर्जरी में होता है, जिसमें पेट में एक चीरा लगाया जाता है और पेट में चीरा लगा के आंतों को जो है जो भाग अवरुद्ध है उस भाग को हटा दिया जाता है और बाकी भाग सही भाग को आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, दूसरा सर्जरी है इलियोस्टोमी या कोलोस्टोमी किया जाता है। कोलोस्टोमी इसलिए कि मान गए जब तक अवरुद्ध भाग है तब तक तो व्यक्ति को भोजन चाहिए, तो भोजन के नाम पर हम भोजन तो मुंह से नहीं देते हैं, लेकिन तरल पदार्थ जो है हम लोग लगातार देते रहते हैं, जिससे शरीर का बैलेंस मजबूती बना रहे। तो इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी यह दो जो है, इलियोस्टोमी डायरेक्ट जो है इलियम में भेजता है पोषण को, और कोलोस्टोमी जो है आपके अमाशय से लेकर आंतों में भेजता है पोषण को। तो ये जो है आपको दोनों सर्जरी सहायक सर्जरी है, लेकिन ये वाला सर्जरी है जो ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट को हटाया जाता है या इसमें लेप्रोटोमी करके। ठीक है, लेप्रोटोमी क्या होता है पता है ना, पढ़ा चुके हैं कि पेट पर एक चीरा लगाया जाता है और वो चीरा का मकसद होता है कि उपचार या निदान के तरीके से। ठीक है, तो नॉर्मली पेट पर चीरा लगाना ही लेप्रोटोमी कहलाता है, समझ गए चीज़ों को। तो यही लेप्रोटोमी के द्वारा जो आंत में फंसा हुआ भाग है उसको काट कर हटा दिया जाता है और बाकी भाग को जोड़ दिया जाता है, यही हमारा सर्जिकल प्रबंध हो गया। ठीक है, और यह दोनों तो पोषण कराने के लिए या मल को बाहर निकालने के लिए जो है ये दोनों सर्जरी किया जाता है। ठीक है, कोलोस्टोमी भी पढ़ा चुके हैं, इसमें क्या होता है पता है, इलियोस्टोमी में क्या होता है पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब। ठीक है, तो यही आपका हो गया सर्जिकल प्रबंध सर्जरी वाला। ठीक है, अब आती है बात कि सर्जिकल रोगी का नर्सिंग प्रबंध। अब मैं यहाँ पे आपको नर्सिंग प्रबंध नहीं बताऊँगा चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपको समझिए कि पेशेंट का लेप्रोटोमी हुआ है, आंतों का पेट का सर्जरी होकर आंतों को जो है काट कर हटाया गया है और जोड़ा गया है, या फिर कोलोस्टोमी भी हो सकता है, इलियोस्टोमी भी हो सकता है। तो इलियोस्टोमी का मतलब है कि छोटी आंत का जो इलियम वाला भाग है उसमें सर्जरी। ठीक है, कोलोस्टोमी का मतलब है कि कोलोन का सर्जरी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद सर्जिकल हुआ है पेशेंट को, तो मैं आपको पहले से भी बता रहा हूँ कि सर्जिकल वाले के सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद का देखभाल कैसे करेंगे आपको लिखना है। मैं बहुत बार जो है यही बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग यहाँ पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश टोटल दिया गया है, आप इंग्लिश में देखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं MSN 2 में। ठीक है, किस में आ गए हैं, MSN 2 में, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में। और यह प्रश्न हमारा है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के बारे में, वाहिकीय तंत्र विकार के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग हार्ट रूट के बारे में देख रहे थे ना, एमआई के बारे में देख रहे थे, मायोकार्डियल हार्ट अटैक के बारे में हो, या CCF के बारे में हो, या एंजाइना के बारे में हो, इस सब के बारे में देखे हैं ना। तो उसी में हमारा एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब इसका होने का कारण, लक्षण, निदान, उपचार, नर्सिंग प्रबंध सब चीज़ पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है माय डियर, यहाँ पे देखिए एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसको बताना है। यह रक्त वाहिनियों का एक रोग है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एथीरोस्क्लेरोसिस क्या है। देखिए, एथीरोस्क्लेरोसिस आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। एथीरोस्क्लेरोसिस जो होता है ना, यह आपके ब्लड वेसल्स यानी रक्त के जो नली है, रक्त वाहिका का एक रोग है। ठीक है, जिसमें रक्त वाहिनी में यानी धमनी में अंदरूनी सतह पर वसा एवं लवणों का जमाव होने से यह कठोर एवं अप्रत्यस्त हो जाता है। माय डियर, इसमें होता यह है एथीरोस्क्लेरोसिस में, देखिए अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस
एस्क्लेरोसिस, ठीक है। अगर आर्टेरियो एस्क्लेरोसिस रहता तो धमनी का कठोर होना रहता, ठीक है। तो यह आर्टेरियो एस्क्लेरोसिस है नहीं, आर्टेरियो एस्क्लेरोसिस है नहीं, यहाँ पे है एथीरो एस्क्लेरोसिस, ठीक है। ये है एथीरो एस्क्लेरोसिस, जबकि आर्टेरियो एस्क्लेरोसिस में अंतर होता है, समझ गए आप, दोनों में अंतर। आर्टेरियो एस्क्लेरोसिस का मतलब है कि आर्टरी धमनी का हार्ड होना, कठोर होना, लेकिन इस एथीरो एस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि हमारे धमनी जो रक्तवाहिनी है, रक्तवाहिनी जो धमनी है, धमनी के दीवार पर जो नली के दीवार पर जो है वसा लवण का चिपकना, ठीक है। और वो चिपकने से चिपकते चिपकते क्या करता है कि वह जो नली है उसके जो जगह है, जो कैपेसिटी है उसको कम कर देता है, जिससे ब्लड का फ्लो जो है कम जाता है, ठीक है। वही चीज़ है। एथीरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी स्थिति है जब वसा यानी फैट, कोलेस्ट्रॉल और अन्य रसायन धमनियों के दीवार पर जमा हो जाते हैं। इसी संचय को प्लाक कहते हैं। माय डियर, अब स्पष्ट रूप से समझ गए कि आपके बॉडी में वसा फैट होता है, फैट से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है व्यक्ति का, ठीक है, और अन्य भी कुछ रासायनिक लवण वगैरह हो सकता है, और यही सबका जो है आपके ब्लड वेसल्स के दीवारों पर अंदर से चिपकने लगता है, जमाव होने लगता है, जिसके कारण जो है आपके जो धमनी का जो ब्लड प्रवाह होता है वह प्रभावित होने लगता है, चूँकि अंदर से तो उसको जगह कम होने लगता है, घेरने लगता है, चिपकने लगता है दीवार पर, जिससे जो नली का कैपेसिटी है कम जाता है, ब्लड फ्लो कम जाता है, और इसी कंडीशन को एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और जो ये धमनी के दीवार पर जो वसा लवण कोलेस्ट्रॉल जो जमने लगता है, इसी के कलेक्शन, इसी के संचय को प्लाक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो एथीरोस्क्लेरोसिस के बारे में समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। इंग्लिश में ऊपर में दे दिए हैं, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए यही आपका फिगर है, फिगर से बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए जैसे ये धमनी है, ठीक है, ये हमारा ब्लड का नली है, इसको फिगर में आपको दिखाया गया है, समझिए। इसके द्वारा अंदर नली है, इसके द्वारा जो है ब्लड आपका क्या होगा, फ्लो होगा बॉडी में, ठीक है। ये आर्टरी देखिए कितना क्लीन आर्टरी है ना, इसका नली भी देख लीजिए, जगह भी इसका कैपेसिटी कितना अच्छा है। लेकिन यहीं पे देखिए इस धमनी का जिसमें फैट हो, लवण हो, अन्य रसायन इसके दीवार के अंदर जमा हुआ है, तो यही पीला वाला है, देख रहे हैं, ये पीला वाला फैट हो सकता है, कोई लवण हो सकता है, कोई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ठीक है। ये जो है जमा हुआ है आर्टरी के दीवार पर। अब देखिए इसका जगह इतना है, कैपेसिटी इतना है, ठीक है, इतना है, ब्लड फ्लो आराम से करेगा। लेकिन ये जमा हो गया है वसा दीवार के वाहिनी पर, तो देखिए इसमें जगह कितना हो गया है, एकदम सूक्ष्म पतला जगह हो गया है ब्लड को आगे बहने का। तो ये क्या करेगा, व्यक्ति को ब्लड आगे जाने से रोकेगा, चूँकि चारों बगल से इसका दीवार मोटा हो गया है, किस चीज़ के कारण, फैट, वसा, कोलेस्ट्रॉल, ये सब के कारण। तो यही ब्लड को आगे नहीं फ्लो होने देता है, और इसी को जमना दीवार पर धमनी के हमारा एथीरोस्क्लेरोसिस कहलाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए यही कारण है कि देखते होइएगा, इसके कारण देख लीजिए, कारण में क्या क्या होता है। माय डियर, भोजन में अधिक वसा, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोजन वाला होता है, बहुत ज़्यादा जो है भोजन नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा भोजन करता है और उसमें बहुत ज़्यादा फैट लेता है, वसा का मात्रा यानी जैसे ऑयली फूड हो गया, जंक फूड हो गया, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा तेलीय सामान हो, बहुत ज़्यादा जो है फैट हो, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला सामान खाएगा, तो उसको जो है यह प्रॉब्लम होगा। निष्क्रिय जीवन शैली, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, अगर अपने जीवन को आप निष्क्रिय बना के रखते हैं, निष्क्रिय का मतलब है कि एक्टिव नहीं है, न कूद फान कुछ नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जमने लगता है अंदर से धमनी के दीवार सब पर, ठीक है। मोटापा, आपके बॉडी में अगर मोटापा बढ़ रहा है तो समझिए फैट बढ़ रहा है, और यही फैट जो है आपके दीवारों पर अवरोध बनाता है। अब देखते होइएगा मोटा व्यक्ति जो होता है उसको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, क्यों, क्योंकि मोटा व्यक्ति में बहुत ज़्यादा फैट रहता है, और कहीं ना कहीं वही फैट जो है, वही कोलेस्ट्रॉल जो है वह धमनी के दीवार पर जमने लगता है, जिससे व्यक्ति का जो है ब्लड हार्ट को कम मिलता है, ठीक है। अब होता है कि उससे व्यक्ति को प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है, या फिर हार्ट अगर ब्लड पंप करता है तो वह शरीर के अन्य हिस्सों में कम जाता है, ठीक है, ये चीज़ें होता है। कोई व्यक्ति अगर थायराइड रोग से ग्रसित है तो यह भी कारण हो सकता है, थायराइड रोग जो है आपके, ये भी कारण। अधिक आयु में यह समस्या अक्सर देखने को मिलते हैं। तो कारण में भोजन में बहुत वसा का उपयोग करना, आपके जीवन निष्क्रिय होना मतलब विदाउट कोई एक्सरसाइज के, मोटापा होना, थायराइड रोग होना और अधिक वायु होना, ठीक है, ये सब कारण है आपके एथीरोस्क्लेरोसिस का। लक्षण क्या है, लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सबसे पहले हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। देखते होइएगा जो पेशेंट को
जो पेशेंट को हार्ट के प्रॉब्लम रहता है उसमें उच्च रक्तचाप, ऑटोमेटिक हाइपरटेंशन रहता है, ठीक है। अब जब हाइपरटेंशन होता है तो आप लोग देखते होइएगा कि डायबिटीज़ वाला पेशेंट के हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा, अक्सर लोगों को जिसको डायबिटीज़ रहता है उसको हार्ट का भी प्रॉब्लम रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डायबिटीज़ है वह अधिक जो है उसका चीनी बन रहा है। अब जो चीनी बन रहा है वह एक प्रकार से क्या करेगा कि वह रासायनिक पदार्थ है और वह अंदर जो है धमनियों पर जो है क्या करता है, आपके जमने लगता है, जिससे ब्लड का फ्लो कम होता है, ब्लड धक्का मारता है, रक्तचाप बढ़ता है, ठीक है। इस्केमिया, रक्त प्रवाह घटना। अब जब आपके दीवार, धमनी के दीवार जहाँ से ब्लड गुजरता है, ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर वहीं पर अगर कोई चीज़ें जमने लगे तो ब्लड प्रवाह कम ही जाएगा, जिससे हम लोग इस्केमिया कहते हैं। धमनियों का सिकुड़ना, आर्टेरियल स्टेनोसिस। अब चूंकि अंदर से कोई चीज़ सिकुड़ने लगेगा तो ब्लड फ्लो कम होगा तो धमनी जो है सिकुड़ने लगेगा। चूंकि धमनी एक नली है, आर्टरी वेन एक नली है। अब नली है तो उस नली में उसको एकदम स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर कोई वजन वगैरह नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर से जमने के कारण वो अपने ओर खींचेगा, ठीक है, धमनी को, जिससे वो संकुचित होगा, सिकुड़ेगा, ठीक है ना। मोटापा भी जो है व्यक्ति में बहुत ज़्यादा यह चीज़ें करने लगता है। और हृदय रोग तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके ब्लड फ्लो में, ब्लड वेसल्स में कोई लवण वगैरह जम जाता है, फैट वगैरह, तो हार्ट रोग जो है व्यक्ति में कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसका निदान आप क्या कर सकते हैं? निदान में सबसे पहले फिजिकल, शारीरिक एग्जाम कीजिए। रक्त में कोलेस्ट्रॉल, लिपिड स्तर का जांच करें, लिपिड प्रोफाइल जो होता है, ठीक है ना। एंजियोग्राफी कीजिए जो आपके आर्टरी को पता करेगा कि कहाँ पे चीज़ें हो रहा है। और ये जो है आपके कुछ यही जांच है, ठीक है। आगे देखिए, जटिलता इसका क्या होता है? एंजीना पेक्टोरिस होगा, जो कि पढ़ा चुके हैं, हार्ट का रोग। मायोकार्डियल इन्फारक्शन, यह भी पढ़ा चुके हैं, हार्ट अटैक। सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक, मतलब ब्रेन में जो है रक्त वाहिका, वहाँ पे रक्त कम पहुँचेगा, जिससे ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा, और उसी को हम लोग सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट जटिलता व्यक्ति में होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। उपचार आप क्या करेंगे ट्रीटमेंट में? तो ट्रीटमेंट में पहला है कि रोगी को तैलीय भोजन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बंद करने के लिए कहिए, ठीक है। बिल्कुल ऑयली फूड, जंक फूड ये सब ले ही नहीं, वरना उसके जीवन के लिए बहुत घातक हो जाएगा। आगे है, रोगी को सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। मीन्स रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए, चलने फिरने के लिए कहें, ठीक है। रोगी को धूम्रपान व मद्यपान बिल्कुल बंद करने के लिए कहना चाहिए। अगर रोगी धूम्रपान ले रहा हो, ठीक है, चूँकि धूम्रपान से चीज़ें भी होता है, तो धूम्रपान, मद्यपान अगर ले रहा हो तो यह बिल्कुल बंद करने के लिए कहना चाहिए। रोगी को हल्का व्यायाम व मॉर्निंग वॉक के लिए लाभ बताने चाहिए व इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। रोगी को हल्का जो है व्यायाम, एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक के लाभ बताने चाहिए और इसके करने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका उपचार हो गया यहाँ पे समाप्त। यहाँ पे दिया गया है इसका इंग्लिश। अब हम लोग देखेंगे, मान गए किसी पेशेंट में यह भयानक रूप ले लिया है और आर्टरी को, अब आर्टरी ब्लॉक होने की स्थिति पर आ चुका है, मतलब बहुत पूर्ण रूप से जो है उसमें लवण, वसा, फैट का जमाव हो चुका है। तो उस कारण से अब हम लोग सर्जिकल प्रबंध जो है इसका अपनाते हैं। थोड़ा मोड़ा है तब तो मान के, थोड़ा मोड़ा अगर लिपिड उपिड बढ़ा हो, फैट उट बढ़ा हो, तो उसको दवाई वगैरह करके हम लोग शरीर को एक्टिव करके ठीक करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ये चीज़ें अगर आपको हार्ट पर अटैक करने लगे तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टिक में होता यह है कि इसमें हल्का सा छोटा सा बैलून रहता है और इस बैलून को उस जगह पर भेजते हैं जहाँ पे आर्टरी में फैट और लवण जमा हुआ है। वहाँ पे जाने के बाद यह बैलून क्या करता है कि वहाँ पे बैलून अपना जगह के अनुसार जाते रहता है अंदर में, और जहाँ भी लगा कि यहाँ पे जो है जमा हुआ है तो उसको क्या करता है, बैलून जो है तोड़ता है, उस जो है लवण वसा को हटाता है उस जगह से, ठीक है। तो यही जो है एंजियोप्लास्टी होता है, ठीक है। देख लीजिए, एथिरेक्टोमी, इसमें धमनी को काट कर हटा दिया जाता है एवं कृत्रिम धमनी लगा दिया जाता है, ठीक है। देख लीजिए, अब एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के लिए सर्जिकल उपचार यही है कि एथरेक्टोमी किया जाता है। एथरेक्टोमी में होता यह है कि जो पार्ट जम चुका है लवण वसा से धमनी का, उसे काट कर हटाकर आर्टिफिशियल धमनी लगा दिया जाता है, ठीक है।
तीसरा है स्टेंटिंग। स्टेंटिंग होता है कि इसमें धमनी में वास्कुलर स्टेंट इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है, यही जो है हमारा स्टेंटिंग होता है। स्टेंटिंग क्या करता है कि इसमें धमनी में आर्टरी में एक वाहिकीय स्टेंट इम्प्लांट किया जाता है जो क्या करता है कि आपको ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। तो इस प्रकार से ही ये तीनों सर्जिकल प्रोसेस होता है, मैंने आपको बता दिया। अब बात आएगी नर्सिंग प्रबंध की, तो नर्सिंग प्रबंध आप लोग खुद से लिखिए, वैसे मैं यहाँ पे PDF में दे दिया हूँ नर्सिंग प्रबंध, ये सब नर्सिंग प्रबंध है, ठीक है, दे दिए हैं 6 पॉइंट। लेकिन मैं यही कहूँगा नर्सिंग प्रबंध और ज़्यादा लिखिएगा तो बेटर रहेगा। नर्सिंग प्रबंध जितना ज़्यादा हो सके आप लोग लिखिएगा। नर्सिंग प्रबंध कैसे लिखते हैं, कारण, लक्षण और सर्जरी के आधार पर ही नर्सिंग प्रबंध लिखते हैं। तो इसमें सर्जरी भी हो सकता है, तो तीनों के आधार पर, कारण, लक्षण और सर्जरी के आधार पर हम नर्सिंग प्रबंध लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गया। ओके, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।